हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के जी एस अकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं राकेश सिंह अपने यूट्यूब चैनल आर के जी एस अकेडमी पर। चलिए, कैसे हैं इसका भी कमेंट कर दिया करिए कभी कभी। फ़िलहाल मैं आज लोगों के सामने फिर से लेकर के आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। चूँकि इस समय मैं मौर्य साम्राज्य पढ़ा रहा हूं, तो मौर्य साम्राज्य से मैंने कई वीडियोज उपलब्ध कराए हैं और मैं क्रमशः वीडियोज उपलब्ध करा रहा हूं ताकि आपको कहीं पे भटकना ना पड़े और इसी चैनल पे आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाए। फिलहाल मौर्य साम्राज्य के आगे का जो चैप्टर हमारा है वो आज का आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, चाणक्य और उनका अर्थशास्त्र। यानी कि अशोक को पढ़ने से पहले और मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे चाणक्य और उसके अर्थशास्त्र के बारे में, और अर्थशास्त्र में क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आईएमपी है, एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्ट हम लोग देखते हैं, चाणक्य और उसका अर्थशास्त्र। कहने का मतलब क्या है कि कई बार एग्जाम में आया, वनडे से लेकर के टेस्ट लेवल तक के एग्जाम में अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा चाणक्य की पुस्तक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन है और ये ट्रेडिशनल है और लगभग सभी लोगों को पता होगा। चाणक्य तक्षशिला के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। तो दूसरा फैक्ट हमारा बनता है कि चाणक्य कहाँ का निवासी था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा या तक्षशिला का निवासी था। और किस कुल से संबंधित था, तो हमारा ऑप्शन होगा कि ब्राह्मण कुल से संबंधित था। अगला फैक्ट देखें, चाणक्य विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला का विख्यात आचार्य था। चाणक्य उस समय तक्षशिला जो था वो काफ़ी शिक्षा के लिए फेमस था और यहाँ का चाणक्य जो विख्यात आचार्य थे, यानी कि यहीं पर वो पढ़ाते थे, टीचर थे। ठीक है। अगला फैक्ट, चाणक्य स्वभाव से अत्यंत रूढ़िवादी और क्रोधी ब्राह्मण थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि चाणक्य की पर्सनालिटी कैसी थी, तो वो काफ़ी रूढ़िवादी ब्राह्मण थे और क्रोधी भी थे। अपने क्रोध के कारण ही इन्होंने नंदवंश के समूल विनाश की प्रतिज्ञा कर रखी थी। अगला फैक्ट देखें, चाणक्य के दो अन्य नाम भी मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि विष्णुगुप्त किसका नाम है, तो हमारा ऑप्शन होगा चाणक्य का। चाणक्य का एक नाम कौटिल्य भी मिलता है, यानी कि तीन नाम हमको उनके मिलते हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। ये तीनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं। पुराणों की अगर बात किया जाए तो पुराणों में चाणक्य को द्विजर्षभ, ये फैक्ट, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि द्विजर्षभ किसको कहा जाता था या किसकी उपाधि थी, किसको कहा गया, तो हमारा ऑप्शन जाएगा चाणक्य को कहा गया है। और द्विजर्षभ का हिंदी रूपांतरण क्या होता है, श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो श्रेष्ठ ब्राह्मण या द्विजर्षभ किसको कहा जाता था या किसकी उपाधि थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा चाणक्य की। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का सम्राट, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब आया है कि जब चंद्रगुप्त भारत का सम्राट बनता है, शासक बनता है, तो उसके शासनकाल में चूँकि सम्राट या शासक चंद्रगुप्त को बनाने में चाणक्य की भूमिका रहती है, तो चाणक्य किस पद पर नियुक्त होते हैं, प्रधानमंत्री और प्रधान पुरोहित। ये दोनों VIMP फैक्ट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि चाणक्य किस पद पे थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, तो प्रधानमंत्री और प्रधान पुरोहित दोनों का पद इन्हीं के पास था। तो ऑप्शन जैसे आएगा वैसे आप लोग करेंगे। चाणक्य राजनीति शास्त्र का प्रकांड विद्वान थे। विद्वान था कहने का मतलब क्या है कि चाणक्य किसके विद्वान थे, तो हमारा ऑप्शन होगा राजनीति शास्त्र के। चाणक्य ने राज शासन के ऊपर अर्थशास्त्र नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। ये भी VIMP क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है कि अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है वह क्या है, तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी गई है वो राज शासन के ऊपर लिखी गई है। यानी कि इसको दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन। ये लोक प्रशासन के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है, लोक प्रशासन और राजनीति के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। राज शासन कहिए या लोक प्रशासन कहिए या राजनीति के ऊपर लिखी गई पुस्तक है, क्योंकि अर्थशास्त्र के नाम से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये इकोनॉमिक्स पे लिखी गई पुस्तक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कुछ अर्थशास्त्र की रचना के बारे में विद्वानों में मतभेद है। यहाँ पे एक फैक्ट देख लेते हैं। प्राचीनतम का मतलब क्या होता है कि लोक प्रशासन और राजनीति या राज शासन के ऊपर अगर हिंदू की बात करें तो ये सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, हिंदुओं की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। किसके ऊपर, लोक प्रशासन, राजनीति और राज शासन के ऊपर। कुछ इतिहासकार हैं जो कि विदेशी हैं, जैसे कि जॉली
कृत विंटर नृत्य, ये हैं, ये विद्वान क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र को चाणक्य की कृति नहीं मानते। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किन विद्वानों ने अर्थशास्त्र को चाणक्य की पुस्तक नहीं बताया है या नहीं मानते हैं, तो इनका नाम आपको याद करके रखना है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे विद्वान हमको मिलते हैं जैसे कि श्याम शास्त्री, ठीक है, ये भी आईएमपी हैं, जैकोबी एक विद्वान है, और स्मिथ एक विद्वान है, आगे भी एक विद्वान आपको मिलेंगे, काशी प्रसाद जायसवाल। ये 4 विद्वान ऐसे हैं जो अर्थशास्त्र को कौटिल्य की ही कृति मानते हैं। अर्थशास्त्र को किसकी रचना मानते हैं, तो अर्थशास्त्र की रचना किसने चाणक्य की मानी है या नहीं मानी है, तो हमको इन विद्वानों का नाम याद करके रखना है। ये क्वेश्चन तो कई बार ट्रेडिशनल एग्जाम में आया हुआ है कि कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, यानी कि भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कौटिल्य को, चाणक्य को या विष्णुगुप्त को, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। अर्थशास्त्र में कुल कितने 15 अधिकरण है, टोटल कितने अधिकरण है, यानी कि अर्थशास्त्र के कुल कितने अधिकरण या भाग है, तो हमारा ऑप्शन होगा 15 है। कितने प्रकरण है या उपभाग है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 180 प्रकरण या उपभाग हैं। और कितने श्लोक हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा 6000 श्लोक हैं। ये सभी फैक्ट हमको दिमाग में बैठा करके रखना है। अर्थशास्त्र अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन, ये आईएमपी फैक्ट है। अर्थशास्त्र किस शैली में लिखा गया है, तो हमारा ऑप्शन होगा अन्य पुरुष की शैली में लिखा गया, यानी थर्ड पर्सन की शैली में लिखा गया है। डॉक्टर श्याम शास्त्री ने सर्वप्रथम सन 1909 में अर्थशास्त्र को प्रकाशित करवाया था। तो किसने अर्थशास्त्र को प्रकाशित करवाया था, तो हमारा ऑप्शन होगा डॉक्टर श्याम शास्त्री ने। कब प्रकाशित करवाया था, तो हमारा ऑप्शन होगा 1909 में। आइए चलिए अब अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। अर्थशास्त्र में कुल अधिकरण हमने पीछे देख लिया है, तो हमारा ऑप्शन क्या है कि 15 अधिकरण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब अधिकरणों में हम सभी अधिकरणों पर दृष्टिपात करेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ से सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आता रहता है, या अधिकरण में किस चीज़ का जिक्र है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो सबसे पहला जो अधिकरण है, प्रथम अधिकरण, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये वाला फैक्ट आईएमपी है, विनयाधिकारिक, ठीक है। ये विनयाधिकारिक यहाँ से सुमेलित करने के लिए, विनयाधिकारिक को हमको प्रथम अधिकरण से सुमेलित करने के लिए, जैसे कि द्वितीय अधिकरण किससे है, अध्यक्ष प्रचार से है, इसी प्रकार से प्रथम अधिकरण, द्वितीय, तृतीय, आगे हम लोग देखते जाएंगे, ये सुमेलित करने के लिए वन लाइनर पूछा जाता है। तो सबसे पहला फैक्ट हम देखते हैं, प्रथम अधिकरण मतलब किससे संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन होगा विनयाधिकारिक से संबंधित है। मतलब क्या है इसका, इस अधिकरण में क्या है कि राजा के विनय, इसके बारे में जिक्र मिलता है, राजा के विनय, अनुशासन और किसका, सामान्य व्यवहार। तो राजा के विनय, अनुशासन और सामान्य व्यवहार का वर्णन किसमें है, तो हमारा ऑप्शन होगा प्रथम अधिकरण में। और प्रथम अधिकरण को क्या नाम दिया गया, विनयाधिकारिक। अब द्वितीय अधिकरण की बात किया जाए तो द्वितीय अधिकरण किससे संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन होगा अध्यक्ष प्रचार से है। मतलब इसमें किस चीज का वर्णन है, इसमें कुल 26 अध्यक्षों के अध्यक्ष और उनके कार्य और विभागों का वर्णन है, ये भी आईएमपी फैक्ट है। द्वितीय अधिकरण को क्या कहा जाता है, किससे संबंधित है, अध्यक्ष प्रचार से। कुल कितने अध्यक्षों का जिक्र हुआ है, ऑप्शन होगा 26। और उन अध्यक्षों के कार्यों और विभागों का वर्णन किस अधिकरण में है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा द्वितीय अधिकरण में है। तो ये चीज सारे आईएमपी हैं। तीसरा अधिकरण देखते हैं, तीसरा अधिकरण किससे संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा धर्मस्थी। अब धर्मस्थी क्या होते थे, धर्मस्थी का मतलब होता है दीवानी न्यायालय, जो दीवानी न्यायालय होते थे। तो तीसरे अधिकरण में दीवानी न्यायालयों, यानी इसमें दीवानी न्यायालयों, उनके संगठन, उनके दंड विधान आदि का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो तीसरा अधिकरण किससे संबंधित है, धर्मस्थी से है। दीवानी न्यायालयों का जिक्र किसमें हुआ है, उनके कार्य, संगठन, दंड विधान का जिक्र किसमें हुआ, तो हमारा ऑप्शन होगा तीसरे अधिकरण में हुआ है, ठीक है। चलिए अगले फैक्ट को देखा जाए। अब उसी प्रकार से देखा जाए चौथा अधिकरण, यानी चतुर्थ अधिकरण को क्या कहा जाता था या किससे संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन होगा कंटक शोधन। और कंटक शोधन का मतलब क्या होता है कि इसमें फौजदारी न्यायालय, वहां पे हम लोग देख रहे थे धर्मस्थी, और यहाँ पे क्या है, कंटक शोधन। धर्मस्थी का मतलब क्या होता था, दीवानी न्यायालय, और कंटक शोधन का मतलब क्या होता है, फौजदारी न्यायालय। तो इसमें फौजदारी न्यायालय, उसके संगठन, दंड विधान आदि का वर्णन किया गया है, किसमें, चौथे अधिकरण में। पांचवा अधिकरण की अगर बात किया जाए तो पांचवा अधिकरण किससे संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन होगा इसको मैंने काट दिया है, अगले फैक्ट में देखा जाए। हाँ, अब यहाँ से देखते हैं पांचवा अधिकरण किससे संबंधित है, योग वृत्त से संबंधित है। पीछे कुछ गलतियां हो गई थी तो उसको मैंने सुधारा है। पांचवा अधिकरण किससे संबंधित है, पांचवा अधिकरण संबंधित है योग वृत्त से। मतलब इसमें राजा के प्रति प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्यों एवं कर्तव्य विमुख, यानी कि भ्रष्ट, जो
अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हों, उन अधिकारियों से निपटने के उपायों का वर्णन है। तो पांचवा अधिकरण किससे संबंधित है? योग वृत्ति से संबंधित है। किस अधिकरण में राजा के प्रति प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्य और कर्तव्य विमुख अधिकारियों से निपटने के उपायों का वर्णन है? तो हमारा ऑप्शन होगा पांचवें अधिकरण में। छठा अधिकरण किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन होगा मंडल योनि से संबंधित है। और इसमें राज्य के, ये भी आईएमपी फैक्ट है, राज्य के सप्तांगों का वर्णन कहाँ पे किया गया है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा छठे अधिकरण में। और छठा अधिकरण मंडल योनि कहलाता है, भी आईएमपी फैक्ट है। सातवें अधिकरण की अगर हम बात करें तो 60 गुण किसको, किस अधिकरण को कहा जाता है, या किस सातवां अधिकरण किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन होगा 60 गुण से संबंधित है। और 60 गुण में कितने तत्वों का वर्णन है? नाम से ही स्पष्ट है, 6 तत्वों का वर्णन है, भी आईएमपी फैक्ट है। ये 6 तत्व कौन कौन से हैं? तो संधि है, एक विग्रह है, एक यान है, एक आसन है, एक संशय है, एक द्वैधी भाव है। द्वैधी भाव से युक्त विदेश नीति का वर्णन है। तो ये छठे तत्वों का छठे तत्व कौन कौन से, ये भी हमको याद करके रखना है। और ये भी हमको पता याद करके रखना है कि विदेश नीति का जो वर्णन किया गया किसमें? सातवें अधिकरण में। इसको षडगुणीय अधिकरण भी कहा जाता है, भी आईएमपी फैक्ट। अब आठवें अधिकरण पे आते हैं। आठवां अधिकरण किससे संबंधित है? तो व्यसनाधिकारिक से संबंधित है, भी आईएमपी फैक्ट। ठीक है, मैंने कहा है कि सुमेलित करने के लिए भी अधिकरणों को इससे सुमेलित करने के लिए किससे संबंधित है पूछा जा सकता है, या इसमें किस चीज का वर्णन है? तो इसमें राज्य के लिए घातक सभी व्यसनों, राज्य के लिए जो घातक हो सकते हैं या अहितकारी हो सकते हैं, उन व्यसनों या दुर्गुणों का वर्णन किस अधिकरण में है? तो हमारा ऑप्शन होगा आठवें अधिकरण। और आठवें अधिकरण को क्या कहा जाता है? व्यसनाधिकारी अधिकरण। नौवां अधिकरण की अगर बात करें तो ये भी आईएमपी फैक्ट है। नौवां अधिकरण किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन होगा अभियास्य कर्म से संबंधित है, भी आईएमपी फैक्ट। और इसमें अभियास्य कर्म का मतलब क्या होता है? इसमें दूसरे राज्यों पर आक्रमण के विचारणीय पहलू है, यानी कि दूसरे राज्यों पर आक्रमण से संबंधित नीतियों का जिक्र किसमें है, या विचारणीय पहलुओं का जिक्र किसमें है? तो हमारा ऑप्शन होगा 9वें अधिकरण में है। 10वां अधिकरण किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा सांग्रामिक से संबंधित है। सांग्रामिक, और सांग्रामिक का मतलब इस अधिकरण में किस चीज का जिक्र है? तो इसमें युद्ध संबंधी रणनीति, उसके विनयों नियमों आदि का वर्णन है। तो युद्ध संबंधी रणनीति, विनय, नियम आदि का वर्णन किसमें है? तो हमारा ऑप्शन होगा 10वें अधिकरण में है। 10वां अधिकरण किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन रहेगा संग्रामिक से संबंधित है। 11वां अधिकरण की अगर बात किया जाए तो 11वें अधिकरण किससे संबंधित है, या क्या कहा जाता है? संघवृत्त से संबंधित है। इसमें मित्र राज्यों के आपसी फूट डालने के तरीकों का वर्णन है, यानी कि कुछ राज्यों में मित्रता होती थी तो उनको विजित करने के लिए उनमें फूट डालने के बारे में जो जानकारी मिलती है उसके तरीकों का वर्णन किसमें है? तो हमारा ऑप्शन रहेगा 11वें अधिकरण में है, और इसे संघवृत्त के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए देखते हैं 12वां अधिकरण। 12वां अधिकरण किससे संबंधित है, या इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आब्लियास के नाम से जाना जाता है, आब्लियस के नाम से जाना जाता है। आब्लियस का मतलब क्या होता है? कि इसमें कमजोर राजा द्वारा शक्तिशाली राजा के ऊपर आक्रमण शक्तिशाली राजा के आक्रमण से बचाव के उपाय बताए गए हैं। यानी कि कमजोर राजा किस प्रकार से शक्तिशाली राजा के आक्रमण से अपना बचाव करे, उसके उपाय बचाव संबंधित उपाय करे, उसका जिक्र किसमें हुआ है? तो हमारा ऑप्शन होगा 12वें अधिकरण में हुआ है, आब्लियस में हुआ है। अब 13वां अधिकरण की बात करें, ये 13वां अधिकरण भी VIMP है। इसको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, या किससे संबंधित है? दुर्ग लंबोपाय से संबंधित है। इस नाम से यह स्पष्ट है कि इसमें शत्रु देशों के दुर्गों पर विजय के उपाय बताए गए हैं। शत्रु देशों के दुर्गों पर विजय के उपाय या तरीके के बारे में किस अधिकरण में बताए गए हैं, या किसमें जिक्र हुआ है? तो हमारा ऑप्शन रहेगा 13वां अधिकरण VIMP है। ठीक है, 14वां अधिकरण की अगर बात करें तो 14वां अधिकरण को क्या कहा जाता है, या किससे संबंधित है? औपनिषदक से संबंधित है। औपनिषदक का मतलब क्या होता है? मतलब इसमें औषधियों एवं मंत्रों के महत्व व रहस्यों का वर्णन है। औषधियों एवं मंत्रों के महत्व रहस्यों का वर्णन किसमें है? तो हमारा ऑप्शन होगा 14वें अधिकरण में। इसको औपनिषदक भी कहा जाता है। आगे इससे और भी फैक्ट है। और उन औषधियों को अमल में लाने के उपायों का वर्णन है, यानी कि औषधियों को और जो मंत्र हैं उनको अमल में लाने के उपाय का भी जिक्र हुआ है इस 14वें अधिकरण में। 15वां अधिकरण VIMP ये भी है। 15वां अधिकरण किससे संबंधित है? तंत्र युक्ति से संबंधित है, यानी कि इसमें अर्थशास्त्र में उल्लेखित नियमों की विवेचना की गई है। तो अर्थशास्त्र में जितने भी नियम दिए गए हैं उनकी विवेचना किस
अधिकरण में की गई है, तो हमारा ऑप्शन होगा 15वें अधिकरण में की गई है, और इसे तंत्र युक्ति अधिकरण भी कहा जाता है। अब अर्थशास्त्र से कुछ और फैक्ट है जो कि आईएमपी, अर्थशास्त्र में किसी मौर्य शासक का वर्णन नहीं है, भी आईएमपी फैक्ट, मतलब कि अर्थशास्त्र में किसी चीज का वर्णन है या नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो 4-5 फैक्ट हमको याद करके रखना है कि अर्थशास्त्र में किसी भी मौर्य शासक का वर्णन नहीं, यानी किसी मौर्य राजा का नाम नहीं दिया गया है। राजधानी पाटलिपुत्र का भी वर्णन नहीं है, ये भी वीआईएमपी फैक्ट है, राजधानी पाटलिपुत्र का वर्णन अर्थशास्त्र में नहीं किया गया है। सैन्य प्रशासन और नगर प्रशासन का भी वर्णन नहीं है, ये 3 फैक्ट बहुत ही वीआईएमपी है, इसको हमको याद करके रखना है कि अर्थशास्त्र में इन चीजों का वर्णन नहीं हुआ है, आईएमपी फैक्ट। अगला फैक्ट देखा जाए, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक विशाखदत्त, हमने पीछे पढ़ लिया है कि विशाखदत्त की विशाखदत्त द्वारा रचित एक नाटक ग्रंथ है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ये सभी फैक्ट आईएमपी है। इसमें चाणक्य द्वारा नंद वंश की सत्ता को पलटने का वर्णन है, चाणक्य द्वारा नंद वंश की सत्ता को पलटने का वर्णन किसमें है, तो मुद्रा राक्षस में है, एक किस भाषा में, संस्कृत भाषा में है, और एक किसकी रचना है, तो विशाखदत्त की रचना है, यानी ये भी आईएमपी शब्द है। सप्तांग सिद्धांत, चूंकि अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत के बारे में खूब वर्णन हुआ है और वीआईएमपी फैक्ट है, तो इसको देख लेते हैं। सप्तांग सिद्धांत क्या था? कौटिल्य ने राज्य को 7 तत्वों से निर्मित बताया है, कौटिल्य ने राज्य को कितने तत्वों से निर्मित बताया है? 7 तत्वों से निर्मित बताया, और इसी को सप्तांग सिद्धांत भी कहा जाता है। पहले तत्व की अगर बात किया जाए, पहला तत्व क्या था? स्वामी था, और ये सबसे महत्वपूर्ण होता था। ये राज्य के सप्तांग सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण ये पहला तत्व है, जिसका नाम है, मतलब क्रमशः हम इसको कह सकते हैं स्वामी, यानी कि, और इसको जो है शरीर के किसी न किसी अंग से संबंधित किया गया है, यानी कि राजा या स्वामी किससे संबंधित था, शरीर के किस भाग से? तो हमारा ऑप्शन रहेगा सिर से। यहाँ से सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा अमात्य होता था, मंत्रियों का वर्ग था, योग्य अधिकारियों का ये समूह होता था जिनको मंत्री कहा जाता था, ये राज्य की आंखें होती थी। तो आंखें किससे संबंधित थी? तो हमारा ऑप्शन आएगा अमात्य से संबंधित है। मैंने कहा ना कि शरीर के किसी न किसी भाग से इसको संबंधित किया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन सम्मिलित करने के लिए आते हैं। तीसरा जो था जनपद था, राज्य क्षेत्र जो होते थे, यानी कि जो राज्य के अंतर्गत शामिल होते थे, और ये राज्य की जंघाएं, यानी कि इनको शरीर के किस अंग से संबंधित किया गया है जनपद को? तो हमारा ऑप्शन होगा जंघाएं से। दुर्ग अर्थात किले, ये राज्य की बाहें होती थी, तो बाहें किससे संबंधित थी? तो दुर्ग अथवा किले से संबंधित होती थी। कोष अर्थात धन, यह राज्य का मुख था, यानी कि राज्य के मुख से किसको संबंधित किया गया है? तो कोष अथवा धन को संबंधित किया गया है। दंड अर्थात सेना, यह राज्य का मस्तिष्क, राज्य के मस्तिष्क यानी शरीर के किस भाग से दंड अर्थात सेना को संबंधित किया गया? तो हमारा ऑप्शन होगा मस्तिष्क से। और ये लास्ट वाला देखते हैं मित्र, ये राज्य के कान होते थे। तो हम लोग देखते हैं कि जो सप्तांग सिद्धांत है, 7 अंग जो हैं जो महत्वपूर्ण है, उनको शरीर के किसी न किसी अंग से संबंधित किया गया है, और एक क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए भी पूछा गया है। पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, और 1 लाइनर भी पूछा गया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के 18 तीर्थों या विभागों को, यहाँ से वीआईएमपी फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में राज्य के कितने विभागों का जिक्र होता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 18, और इन विभागों को क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। ठीक है, ये वीआईएमपी है। अधिकारियों, इसी विभागों से संबंधित अधिकारियों का भी इसमें वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर विभाग को क्या कहा जाता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा महामात्या सर्प कहा जाता था, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। वीआईएमपी फैक्ट है दोनों ही। सर्वप्रथम जहाजरानी का उल्लेख अर्थशास्त्र में ही हमको मिलता है, वीआईएमपी फैक्ट है। और जहाजरानी, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता रहा है कि कौन सा विभाग राज्य के नियंत्रण में था या नहीं था, तो ये सीधे राज्य के नियंत्रण में था। कौन सा? जहाजरानी विभाग। कौटिल्य में पहली बार शूद्रों को आर्य कहा गया है, वीआईएमपी फैक्ट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वप्रथम शूद्र को क्या अर्थशास्त्र में कहा गया है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा आर्य कहा गया है। और अन्य 4 वर्णों के साथ सेना में भर्ती होने की अनुमति भी अर्थशास्त्र में प्रदान की गई, यानी कि चाणक्य ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के साथ शूद्रों को भी सेना में भर्ती होने की अनुमति प्रदान की है, वीआईएमपी फैक्ट। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 9, वीआईएमपी फैक्ट है, 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कितने प्रकार के दासों का जिक्र किया है कौटिल्य या चाणक्य या विश्वगुप्त ने? हमारा ऑप्शन जाएगा 9, यानी 9। कौटिल्य ने अस्थायी दासों को, कुछ दास अस्थायी होते थे और कुछ अस्थायी होते थे, उनको क्या कहा है अर्थशास्त्र में? तो हमारा ऑप्शन जाएगा अरहितक कहा है, अरहितक। ठीक है, वीआईएमपी फैक्ट है, एग्जाम में पूछा गया। अर्थशास्त्र के अनुसार भू राजस्व कितना लिया जाता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 1/6 भाग लिया जाता था, वीआईएमपी फैक्ट, सभी वीआईएमपी हैं। कौटिल्य ने अमात्यों की योग्यता पर विशेष बल दिया है, कौटिल्य ने मंत्रियों की योग्यता पर काफी बल दिया था, क्योंकि उसका कहना था कि अमात्य जो होते थे वो
चूँकि मंत्रिपरिषद के सदस्य होते थे, इसलिए उनका योग्य होना काफ़ी ज़रूरी था। तो यही रहे वीआईएमपी फैक्ट अर्थशास्त्र। अब हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को अशोक से पूरा का पूरा क्लियर कराऊँगा और एक वीडियो और आप लोगों को उपलब्ध कराऊँगा जिसमें मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का ज़िक्र किया जाएगा, ठीक है? तो मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़, अगर आप लोग अच्छी और ऑथेंटिक सामग्री का अध्ययन करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना एकदम से मत भूलिएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अशोक से संबंधित सारे फैक्ट क्लियर करेंगे।